कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भविष्य के अचानक आने वाले खर्चों से कैसे निपटती हैं? मतलब मान लीजिए कोई मुकदमा हो गया या फिर वारंटी के क्लेम आ गए, तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे इंड AS 37 के जरिए। ये वो रूल बुक है जो इन फाइनेंशियल अनिश्चितताओं से डील करने का तरीका बताती है। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। सोचिए किसी कंपनी पर 50 लाख का मुकदमा हो गया। आप क्या करें? क्या इसे फौरन अपनी बुक्स में एक लॉस की तरह दिखा देना चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए? ये वो मुश्किल सवाल है जिसका जवाब इंड AS 37 हमें देता है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि अकाउंटिंग में ये अनिश्चितता वाली प्रॉब्लम है क्या, फिर प्रोविजंस और आकस्मिकताओं के बीच का फर्क जानेंगे। उसके बाद आएगा एक बहुत ही सिंपल 3 पॉइंट टेस्ट जिसे हम असली दुनिया के उदाहरणों पर लगाकर देखेंगे, और आखिर में हम ये जानेंगे कि ये सब किसी भी निवेशक के लिए इतना जरूरी क्यों है। हर बिजनेस एक तरह से भविष्य देखने की कोशिश कर रहा होता है ना? उन्हें वारंटी क्लेम से लेकर कानूनी लड़ाइयों तक हर तरह के अनजाने खर्चों का अंदाजा लगाना पड़ता है। और यहीं पर इंड AS 37 एक गाइड बुक की तरह काम आता है, जो ये पक्का करता है कि उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अधूरी कहानी न सुनाएं। तो ये प्रोविजन है क्या भला? सीधी भाषा में ये एक ऐसी देनदारी है जिसका होना तो पक्का है, लेकिन ये ठीक ठीक कब और कितने पैसों की होगी ये नहीं पता। समझिए ये भविष्य के लिए एक तरह की फाइनेंशियल तैयारी है। और दूसरी तरफ है एक संभावित या कहें तो आकस्मिक देनदारी। ये एक शायद हो सकने वाला दायित्व है। मतलब ये होगा या नहीं होगा, ये भविष्य की किसी घटना पर टिका है जिस पर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, तो इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, प्रोविजन तब बनता है जब नुकसान होने की संभावना 50% से ज्यादा हो और हम उसका एक भरोसेमंद अंदाजा लगा सकें। इसे सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि संभावित देनदारी में नुकसान की संभावना 50% से कम होती है और इसे सिर्फ फाइनेंशियल नोट्स में बताया जाता है, रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो सवाल यह है कि कोई कंपनी ये फैसला कैसे करती है कि प्रोविजन बनाना है या नहीं? इसके लिए एक बहुत ही जरूरी 3 पॉइंट टेस्ट है। इसे एक तरह का लिटमस टेस्ट समझिए। ये एक 3 दालों वाले बक्से की तरह है। प्रोविजन बनाने के लिए तीनों चाबियों का एक साथ लगना जरूरी है। पहली चाबी, क्या अभी कोई दायित्व है? दूसरी चाबी, क्या पैसे खर्च होने की संभावना 50% से ज्यादा है? और तीसरी चाबी, क्या उस रकम का एक भरोसेमंद अंदाजा लगाया जा सकता है? अगर एक भी चाबी गायब है तो बक्सा बंद रहेगा, मतलब कोई प्रोविजन नहीं बनेगा। चलिए, थियोरी बहुत हो गई, अब इस 3 पॉइंट टेस्ट को एक्शन में देखते हैं। कुछ असली दुनिया के उदाहरणों से इसे समझते हैं। हमारा पहला उदाहरण है प्रोडक्ट वारंटी। मान लीजिए एक कंपनी XYZ लिमिटेड ने 10,000 लैपटॉप बेचे हैं और उन पर 2 साल की वारंटी दी है। अब कंपनी को ये तो पता है कि कुछ लैपटॉप में खराबी आएगी, लेकिन कितनों में और कब ये पक्का नहीं है। अब जरा इस टेबल को देखिए। सारा खेल यहाँ पिछले डेटा का है। कंपनी अपने अनुभव से जानती है कि लगभग 5% लैपटॉप में छोटी मोटी मरम्मत की जरूरत पड़ेगी और 1% में बड़ी मरम्मत की। इन नंबर्स और लागतों को गुणा करके वे 10 लाख रुपए की कुल अपेक्षित लागत तक पहुंच जाते हैं। ये कोई हवा में तीर चलाना नहीं है, ये डेटा पर आधारित एक कैलकुलेशन है। तो बॉटम लाइन क्या है? XYZ लिमिटेड को 10 लाख रुपए का वारंटी प्रोविजन बनाना ही होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 पॉइंट टेस्ट पास करता है, दायित्व है, पैसे खर्च होने की संभावना है और एक भरोसेमंद अनुमान भी है, जो है 10 लाख। चलिए, अब उस सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, कानूनी दावा। एक कंपनी पर 50 लाख का मुकदमा है और उनके वकील कहते हैं कि केस हारने के चांस 70% हैं। और ये स्लाइड एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है कि परसेंटेज का खेल कितना जरूरी है। क्योंकि हारने की संभावना 70% है, जो कि 50% से ज्यादा है, तो कंपनी को प्रोविजन बनाना होगा। अगर यही संभावना मान लीजिए 30% होती, तो इसे सिर्फ एक संभावित देनदारी के तौर पर बताया जाता। यहाँ वकीलों का मानना है कि सेटलमेंट की रकम लगभग 35 लाख रुपए होगी, और क्योंकि ये एक भरोसेमंद अनुमान है, कंपनी को अपनी फाइनेंशियल बुक्स में 35 लाख रुपए का प्रोविजन रिकॉर्ड करना होगा। चलिए, अब ये देखते हैं कि जब कोई चीज़ प्रोविजन के लिए 3 पॉइंट टेस्ट पास नहीं कर पाती तो क्या होता है। ऐसे मामलों में हम प्रकटीकरण या डिस्क्लोजर के नियम को फॉलो करते हैं। मतलब, जब कोई प्रोविजन नहीं बनता
तो कंपनी को अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट के नोट्स में उस संभावित देनदारी के बारे में पूरी जानकारी देनी होती है, जैसे कि मामला क्या है, कितना पैसा लग सकता है और दूसरी अनिश्चितताएं क्या हैं, ताकि निवेशक पूरी तरह से वाकिफ रहें। कहानी में एक और मजेदार मोड़ है, संभावित संपत्ति। ये सिक्के का दूसरा पहलू है। सोचिए, कंपनी एक मुकदमा जीतने वाली है, तो क्या वो उस फायदे को फौरन अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकती है? जवाब है नहीं। अकाउंटिंग का एक पुराना नियम है विवेक का सिद्धांत, जिसका सीधा सा मतलब है नुकसान के लिए तैयार रहो, लेकिन फायदे को तभी गिनो जब वो लगभग पक्का हो जाए। तो आखिर में ये सब नियम कानून जानना इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ अकाउंटेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये उन सभी के लिए जरूरी है जो किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को सही से समझना चाहते हैं। इंड IAS 37 का एक ही मकसद है, पारदर्शिता। जैसा कि ये स्टैंडर्ड खुद कहता है, इसका लक्ष्य ये पक्का करना है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ने वाले कंपनी के दायित्वों और जोखिमों को साफ साफ समझ सकें। सीधी सी बात है, प्रोविजंस और संभावित देनदारियों के बीच के इस फर्क को समझकर कोई भी इन्वेस्टर या एनालिस्ट कंपनी की बैलेंस शीट में छिपे जोखिमों को बेहतर ढंग से परख सकता है और इससे बेहतर फैसले लेने में मदद मिलती है। तो अगली बार जब किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखें, तो सिर्फ मोटे-मोटे आंकड़ों पर ही ना रुकें। असली कहानी तो अक्सर फुटनोट्स में छिपी होती है। अब सवाल ये है कि उन नोट्स में कौन से छिपे हुए जोखिम या अवसर मिल सकते हैं।